गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हाफिज एमएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नया वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। आज हम लोग 10th क्लास का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलो हम लोग 10th क्लास का सोशल का ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। ये आपको अपना मोबाइल में देखते हैं। तो ठीक है, तो सब रेडी, सब मस्त हो? हाँ, मस्त रहना। जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। तो चलो आज हम लोग मस्ती के साथ क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सब देखना, पहला क्वेश्चन देखो सर। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद समझो। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम की अपने देश के प्रति प्रेम रखना, अपने देश के प्रति प्रेम करना, इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या, एक यानी भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, अपने संस्कृति को मानते हैं, अपने अतीत को मानते हैं, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन में है कि समान संस्कृति, बात बिल्कुल सही है। समान इतिहास, बात बिल्कुल सही है। भाषा और लोक परंपरा, बात बिल्कुल सही है। और इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में? इनमें से सभी। तो राष्ट्रवाद में क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क के बारे में आप लोग पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में, सोशल के सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे। तो ये कहाँ के थे? आप लोग पढ़े होंगे, पार्सा के थे। तो सेकंड 2 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ये कहाँ के थे? पर्सा के थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? आप लोग जरा सा देखिए कितना अच्छा दिया है। नंबर 1 में खेड़ा आंदोलन तो ये किए नहीं थे। दूसरा है कि बारदौली आंदोलन, हाँ ये हम लोग पढ़े थे कि बारदौली आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन आंदोलन का नेतृत्व किए थे? बारदौली आंदोलन का। तो 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं ना। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? जब हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहीं पर भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ रहे थे तो वहीं पर ये क्वेश्चन दिखाया कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो ऑप्शन नंबर 1 है भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, यानी यहाँ पर एक प्रकार से भारत में संवैधानिक व्यवस्था था, उसके जितने भी कार्यशैली थे, जितने भी कार्य थे, सारे का अध्ययन करने के लिए क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही यह चीज दिया हुआ है। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए सही आंसर है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का व्यापार जो होता था उस वक्त एक ही मार्ग था, जिसको हम लोग सिल्क रोड कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि एक ही जो रास्ता था, एक ही जो मार्ग था, एक ही जो रूट था, वो रूट क्या था? रेशम मार्ग था। एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला जो रास्ता था, जो मार्ग था, वो कौन था? रेशम मार्ग था, यानी स्थल मार्ग था वो। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग को कौन ऑप्शन में दिया हुआ है? तो रेशम मार्ग जो दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं ना, एकदम आराम से देखो, धीरे धीरे देखते चलो, सब समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़ा है उसको भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? अमेरिका में सबसे पहले, या क्वेश्चन देखो, अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? तो ये तो एडिसन, ये तो होंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं एडिसन क्या बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन ये तो होगा ही नहीं। नंबर 2 में फिलिप्स, ये भी तो होगा नहीं। नंबर सी में रूजवेल्ट, ये रूजवेल्ट कौन थे? रूजवेल्ट वहां के तो राष्ट्रपति थे, ये तो होगा नहीं। अमेरिका, चारों नाम अमेरिका का ही नाम, कोई दूसरा कंट्री का नाम नहीं है। और नंबर डी में हेनरी फोर्ड। तो यह आंसर बाबू करेक्ट है। यह आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है?
तो देखो डॉन ऑफ द सेंचुरी जो है ये बुक है, यह बुक जो लिखा गया था संगीत के ऊपर, गाना के ऊपर, गीत के ऊपर लिखा गया था। तो ऑप्शन में देखो कहीं संगीत होगा, हाँ संगीत तो है ऑप्शन नंबर डी में। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पेनिंग जेनी मशीन में पढ़े थे ना, वो मतलब कि हाथ से घुमाने वाला जब एक बार घुमाता तो कई तकनियां बनता था, यानी कताई का कई तकनियां बन जाता था। याद आया स्पेनिंग जेनी मशीन? तो स्पेनिंग जेनी मशीन का प्रक्रिया क्या था? कताई करना या बुनाई करना, छपाई करना, क्या करना था, रंगाई करना? नहीं, वो कताई करना। क्या था? कताई करना। आप लोग तो पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कताई करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? याद करो सोशल का चैप्टर नंबर 5। कौन चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 5। प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो कौन? फ्रांसीसियों के द्वारा? ये तो होगा ही नहीं। तब पुर्तगालियों के द्वारा? ऑप्शन देखो, ए में ऑप्शन है फ्रांसीसियों के द्वारा, ऑप्शन बी में है पुर्तगालियों के द्वारा। तो आप लोग चैप्टर 5 में आप लोग पढ़े होंगे कौन लाए थे? पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन हो जाएगा और बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी पुर्तगाली। ये सब यही याद रखना, बस इतना याद रखो पुर्तगालियों के द्वारा। तो उसके बाद क्वेश्चन में जहां ऑप्शन थे, ए में रखे, सी में रखे, डी में रखे, हमको से क्या मतलब? हम जानते हैं कि ये प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है ना? तो कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है कि कहां रखा गया उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गैली क्या है? गैली क्या है? तो गैली क्या है? धातुई फ्रेम है। ये क्या है? गैली क्या है? धातुई फ्रेम है। ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या है? धातुई फ्रेम है। तो ऑप्शन नंबर ए का यहाँ मतलब कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है। जैसे हम लगा देते हैं, जैसे ABCD हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्या करना, अच्छा से पढ़ लेना है। पढ़ लोगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ए में रखा है, हो सकता है कि एग्जाम में क्या करेगा, उसको सी में रख देगा, डी में रख देगा। तो ABC याद नहीं रखना, पूरा जैसे हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एक बार ध्यान से सुन लेना है, अच्छा से सुन लेना है, अपने याद रह जाएगा एकदम। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक ये, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, संविधान के कितने अंग होते हैं? याद है किसी को? शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। संविधान के 3 अंग माने जाते हैं। ऐसे तो है 4, बट ऐसे 3 अंग माने जाते हैं, है कि नहीं? तो है विधायिका एक हो गया, कार्यपालिका भी दो होते हैं, राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच क्वेश्चन को समझो। विधायिका, कार्यपालिका, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन 10th में पूछा है, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप कंपटीशन में बैठे हो वहां भी पूछ लिया, तो क्या करोगे? वहां ABCD टिक लगा दोगे। क्वेश्चन को समझना है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का ... वितरण कहा जाता है। तो हम लोग शुरू से उसको मतलब के पढ़ते भी आ रहे हैं, उसको क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहा जाता है। अब ऑप्शन में देखो क्षैतिज वितरण कहां दिया हुआ है, तो 11 का जो ऑप्शन नंबर ए में क्षैतिज वितरण दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय संघ में इस समय, तो भारतीय संघ में इस समय क्या है? 28 राज्य है और 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। संघीय क्षेत्र में जो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। हालांकि उसके पास भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पूरा उसका जो डायरेक्टरी करता है, पूरा जो उसका देखभाल जो केंद्र के द्वारा होता है, उसी को केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ संघीय क्षेत्र दिया, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या होता है कि बहुत बच्चा कभी घबरा जाता है कि यहाँ शब्द कुछ और है, वहां शब्द कुछ और है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना याद रखना, 28 स्टेट और 8 संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, जो भी कह लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में। बस इतना याद रखना है कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, बस। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो 9th क्लास का चैप्टर, शायद 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे,
9वीं क्लास में क्या पढ़े होंगे कि जो ओलंपिक खेल हो रहा था, उसके बाद जब पदक दे रहा था तो सबने हाथ ऊपर किया, तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि हाथ हालांकि ऊपर किया, लेकिन उन लोग अपना सिर झुकाए हुए थे। यानी इस बात का प्रतीक दुनिया के सामने दिखा रहा था कि हम लोग जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अश्वेत शक्ति आंदोलन था वो, और तो वही ओलंपिक में जो मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुआ था ना, तो उन लोग सब हाथ ऐसे करके उठाए और सबने ऐसे सिर झुका दिए। तो उन लोग का कहीं ना कहीं दुनिया को मैसेज दे रहा था कि हम लोगों के साथ भेदभाव है, यहाँ पर काले और गोरे का भेदभाव चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिको, क्या आंसर हो जाएगा 13 का ना, 13 का देखो मैं क्या दिया हुआ, अश्वेत शक्ति आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अस्पृश्यता समझ पाए बाबू तुम लोग? अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, जैसे ना होता है कि नहीं बोलो छोटा जाति से है, उसके साथ हम नहीं घूम सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, या तो उसके घर में नहीं खा सकते हैं, उसका आला नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज को संविधान खत्म कर दिया, लेकिन आज लोग मान रहा है। अब क्या करोगे, कुछ लोगों को कहते हैं कि देखो ऐसा हम मेरे साथ भी होता है, कुछ ऐसे मेरे मतलब कि कहीं जाते हैं तो नहीं ये कास्ट का वो कास्ट का, तो ऐसा होता है। मतलब नहीं उसको बड़े जो बड़े बुजुर्ग हो तुम लोग मानते आ रहे हैं, तो नहीं, संविधान में इस चीज को खत्म कर दिया। और वैसे भी अब एजुकेशन का सिस्टम आ रहा है, एजुकेशन में सब चीज को खत्म कर रहा है। छुआछूत को तो एकदम नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी कभी किसी के साथ में, अरे सब इंसान है, बस नहीं कहते कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले इंसान बन जाओ। अगर इंसान बन गया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। डिग्रियां तो एक कागज का टुकड़ा है, अगर डिग्रियों में भेदभाव सिखा रहा है तो ऐसी डिग्री को लात मार दो, ऐसी डिग्री नहीं चाहिए। सबसे पहले इंसान बनना है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? तो याद रखना सब, संविधान के आर्टिकल 17 में इस बात को खत्म कर दिया गया है। इस बात को खत्म कर बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है कि आर्टिकल 17 में छुआछूत का विरोध किया गया है। आर्टिकल 17 में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पढ़ रहे थे? क्वेश्चन नंबर 14 ना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अनुच्छेद 17। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? ये बामसेफ ये कर्मचारियों लोगों का एक संगठन था, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं, बहुत पहले बना, अभी भी है। तो बामसेफ क्या कर्मचारियों लोगों का एक संगठन समूह है। इतना बात याद रख पाएगा। बामसेफ कर्मचारियों का एक संगठन है। अब देखो कर्मचारियों का कहीं दिए लोग, देखो सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है। आंसर इसी तरह याद रखना है, बस सिर्फ याद रखो, एबीसीडी से हमको कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि मिला लोगे। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? वाह, भारत में राजनीतिक दलों, दल समझते हैं ना, दल, राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, बहुत पार्टी होता है, तो राजनीतिक दल। तो इन लोगों को मान्यता कौन देता है? क्या राष्ट्रपति देता है? क्या संसद देता है? उच्चतम न्यायालय देता है? कौन देता है? अरे चुनाव आयोग देता है। राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। यानी टिकट मान लो तुम कहेगा नहीं हम खड़ा हो जाएंगे, हमको विधायक में खड़ा होना है, हमको मुखिया में खड़ा होना है, इसमें खड़ा होना है, तो टिकट कहां से मिलेगा? चुनाव आयोग ही ना देगा। तो इसको कौन देता है मान्यता? चुनाव आयोग देता है। बस इतना याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चुनाव आयोग किसने दिया? डी में ना। चलो डी टिक लगा दो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार, अच्छा लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? देखो जहां कहीं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक ऐसा शब्द आए तो जैसा सोचना कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा सा शब्द मिलेगा। लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अब लोग जब सरकार को चुनेगा मतलब सत्ता अपने हाथ में है, शक्ति अपने हाथ में है। अब जब यहाँ शक्ति अपने हाथ में, तो सरकार कैसी होगी भाई? सरकार उत्तरदायी होगी, सरकार जिम्मेदार सरकार होगी, जिम्मेवार सरकार, यानी उसको देखना पड़ेगा, गरीब पब्लिक को, जनता को देखना पड़ेगा। वैध सरकार भी होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सभी चीजें लोकतांत्रिक सरकार में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इस चीज को सबसे पहले देख लो। दिया गया कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो कौन हो सकता है। यह ऑप्शन में सूचना का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो स्वतंत्रता का अधिकार तो पब्लिक का है ना, तो किसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा सूचना का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ये वाला, और क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग पढ़े होंगे बुक तो मेरे ख्याल से आप लोग भी टिक लगा लेंगे, लेकिन हम अच्छा से समझा देते हैं, यानी जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए आसानी हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। यानी महिलाओं, सिर्फ महिलाओं के लिए सीट है वहां, मतलब कि जेंट्स लोगों का कोई रोल नहीं है। जितनी भी सीटें हैं आरक्षित कर दिया गया है, वहां सिर्फ महिलाएं जाके भाग लेंगी। मतलब आरक्षित करेंगे, मतलब जिसका नाम है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षित है, पुरुषों के लिए आरक्षित है, या लड़कियों के लिए आरक्षित है, लड़कों के लिए आरक्षित है, तो जिसके नाम पर आरक्षित हो तो उसी का सीट मिलेगा। तो लोकसभा में, विधानसभा में या पंचायती राज में। तो हम लोग इधर देखते हैं पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। तो क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा सी, यानी पंचायती राज। देखो पंचायती राज कहां दिया हुआ सी में। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हम लोग आप लोग भी पढ़े होंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व, जो उसका नेतृत्व करता थे, जो नेतृत्व करने वाले थे, उसका नाम था मेधा पाटेकर। याद आया, मेधा पाटेकर, यानी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व वही कर रहे थे, तो उसका नाम क्या था मेधा पाटेकर। तो देखो यहाँ पर मेधा पाटेकर किसमें दिया हुआ है 20 में जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है शायद बी में, हाँ बी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 20 तक किए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है ना, कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, नवीकरण और अनवीकरण। एक तो आप लोग भी पढ़े होंगे। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 ना, ऑप्शन नंबर ए नवीकरण और अनवीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। आप लोग भी बोल सकते हैं, कमेंट में आराम से बोलिए। राजस्थान क्या हो जाएगा 22 में राजस्थान। राजस्थान कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। 23 में दिया हुआ है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। जैव यानी जीव, जैव मतलब जीव। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। वन्य जीव के आवास का विनाश, फिर बताया गया है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 23 में क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 24 में क्या दिया हुआ है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। बाढ़ पर नियंत्रण, बिल्कुल सही, सबसे पहले बाढ़ पर नियंत्रण करेगा। जब उसके बाद फिर जब बहुउद्देश्य परियोजना बनेगा तो किस लिए, सबसे मेन फैक्ट होता है सिंचाई के लिए। किस लिए, सिंचाई के लिए। तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत का उत्पादन, ये तीनों तो ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 24 का क्या हो जाएगा डी। 24 का भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो 25 देखते हैं। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। ये रोपण फसलें हैं या तिलहन फसलें हैं। तो ये सब तो रोपा जाता है। रोपा मतलब जानते हैं धान पर ऐसे करके रोपा जाता है, वैसे रोपण फसल भी कहते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा रोपण फसल। देखो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है 25 का दिया हुआ है रोपण सी में ना, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 26 से देखते हैं। 26 में दिया हुआ है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। खरीफ फसल या रबी फसल, क्या है बोलो, खरीफ फसल या रबी फसल है धान की खेती। क्या हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि ये क्या होता है कि खरीफ फसल होता है ना। 26 से क्या हो जाएगा खरीफ। खरीफ किसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में।
अब फिर यहाँ 27 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तलचर, ये तो हम सुनबुन किए, कहाँ है? बोकारो, ये तो हम लोग के बगल में है बोकारो। तो यहाँ कौन क्या आंसर हो जाएगा? बोकारो। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का बी, यानी बी में ही बोकारो दिया हुआ है, तो बी से बोकारो, ये भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, ये तो होगा ही नहीं, वो तो है ही नहीं, आप लोग जानते होंगे। लोहा इस्पात उद्योग क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर बी। 29, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 29 में कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 1 गुना अपशिष्ट जल से 8 गुना होता है, इतना याद रख पाए। एक लीटर से कितना हो जाएगा? 8, यानी कह सकते हो 1 गुने 8, तो कितना हो जाएगा? 8 गुना। तो ऑप्शन कहीं दिया होगा 29 का 8 गुना, देखो किसमें दिया हुआ है? दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन, देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ कौन सा कथन असत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये तो होगा ही। उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है, सड़क कहाँ बनाएगा? उबड़ खाबड़, जहाँ गड्ढा गुड्ढी रहेगा वही बनाएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर करती है? तो देखो, जब ये मानव विकास रिपोर्ट करता है ना, तो स्वास्थ्य भी देखा जाता है, आदमी कितना पढ़ा लिखा है, घर में कितना साक्षर है कि नहीं है, शिक्षा पर भी कितना कमाता है, ये पर तीनों दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 31 का उपरोक्त सभी, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी का कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि या धार्मिक विकास? देखो, धार्मिक विकास का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। इसका मतलब यही होता है कि अभी जो चीज खर्च कर रहे हो ना, तो कुछ बचा के खर्च करो। यानी पानी को अगर बहा रहे हो तो इसका मतलब नहीं बहा रहा है तो बहा रहा है, नहीं। हर चीज को, जितने भी पेट्रोलियम है, गैस, जितनी भी सारी चीजें, कोयला वगैरह, हर चीज को उतना ही खर्च करो जितनी चीज की जरूरत है, बाकी आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ दो। उसी को धार्मिक विकास भी कहा जाता है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? धार्मिक विकास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में धार्मिक विकास दिया हुआ है ना, ठीक है। 33 में दिया हुआ है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो देखो, हम लोग पढ़े थे प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि करने वाले लोग, द्वितीय क्षेत्र मतलब ऑफिस में काम, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग। तो यहाँ तो 2 को दिया, तीसरा तो दिया नहीं। असंगठित और संगठित दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? किसी संगठित में काम करता है, किसी संगठित में काम करती है। सलमा किसमें काम करती है? किसी संगठित में काम करती है। तो यहाँ पर 33 का क्या हो जाएगा? संगठित, यानी डी। अब 34, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में कौन लोग आते हैं? जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, प्रशासन लोग हो गए, ये सब सेवा क्षेत्र के लोग, सेवा करने वाले। मैं क्या कर रहा हूँ अभी? आप लोगों के प्रकार से सेवा कर रहा हूँ। तो मैं किस तरह का आदमी हूँ? तृतीय क्षेत्र का हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? परिवहन, संचार और बैंक, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो 34 का कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, सी। क्या हो जाएगा? सी। 35, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? विनिमय का क्या मतलब? वस्तु लो और वस्तु दो, वहां मुद्रा का कोई रोल नहीं। पैसा का वस्तु, यानी मेरे पास कलम है, आपके पास कॉपी है, मेरा कलम ले लो, आप अपना कॉपी दे दो। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये तो वस्तु विनिमय है। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में दिया हुआ है, 36 में दिया हुआ है, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? साख निर्माण, बिल्कुल सही आंसर। ऋण देना, ये भी हो जाएगा।
जमा स्वीकार करना, ये भी हो जाएगा, मतलब ये तीनों है, मतलब ये सभी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब क्या होता है, यानी बहुत देशों में अपना बिजनेस चलाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कही जाती है, ठीक है, उसी को कहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डॉट डॉट देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, यानी एक से अधिक देशों में अपना बिजनेस करने वाले को बहुराष्ट्रीय कंपनी कही जाती है। तो 37 का एक से अधिक, देखो कहीं दियल है कि नहीं दियल है, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? जापान, चीन, किसका? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। तो 38 का अमेरिका आंसर होगा। अमेरिका किस में रखा गया? सी में, ऑप्शन नंबर सी में। और दो क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 39 और 40। तो 39 में हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं का गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो ये किस, यानी कीमती चीजों को, समझे? तो आंसर क्या है? आभूषण। क्या हो जाएगा? आभूषण। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा सी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आभूषण, यानी सी। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, 24 दिसंबर को। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर, यानी बी में रखा गया है, ठीक है। तो एक बार अच्छा से सब फिर से देख लेना, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको भी समझ में लगभग अच्छा से आ ही जाएगा अगर फिर से देखोगे तो ठीक है, अच्छा से पढ़ लेना। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।